हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का ये पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करेंगे, 35 तक पार्ट 1 में है। तो आप पहले पार्ट 1 जाकर देखिए, उसके बाद इस पार्ट को कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द अफोरसेड एक्ट व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ए टेनेंट फॉर ए लैंडलॉर्ड। देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्या पूछा, लैंडलॉर्ड के लिए टेनेंट के इजेक्टमेंट का ग्राउंड क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द प्रीमाइसेस वर लेट आउट टू द टेनेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन द सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रीमाइसेस टेनेंट को दी गई है फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। ठीक है, क्योंकि वो किसी सर्विस या एम्प्लॉयमेंट में है, लैंडलॉर्ड की किसी सर्विस या एम्प्लॉयमेंट में है। जैसे मान लो लैंडलॉर्ड ने अपने अंडर सर्वेंट लगा रखा है उसको, एंड द टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन सच सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, और अब टेनेंट उस सर्विस से सीज कर चुका है, मतलब वो अब नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये ग्राउंड बन जाता है इजेक्टमेंट का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, द प्रीमाइसेस आर रिक्वायर्ड रीजनेबली एंड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली। मतलब जो प्रीमाइसेस है वो एक गुड कॉज की वजह से, सही रीजन की वजह से, रीजनेबली लैंडलॉर्ड को उसकी ज़रूरत है, उसकी यूज की ज़रूरत है, ठीक है, या उसकी फैमिली को ज़रूरत है, और फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द प्रीमाइसेस आर हेल्ड, या कोई और पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए प्रीमाइसेस को रखा गया, उसके यूज के लिए अगर बोनाफाइडली और रीजनेबली प्रीमाइसेस की नीड है तो प्रीमाइसेस का टेनेंट के इजेक्शन का ये ग्राउंड बन जाएगा। थर्ड देखिए, द टेनेंट हैज़ बिल्ट और अक्वायर्ड vacant पोजिशन ऑफ और हैज़ बीन अलॉटेड सुटेबल प्रीमाइसेस एडिक्वेट फॉर हिज रिक्वायरमेंट। ये क्या कह रहे हैं, टेनेंट को वैकेंट पोजीशन एक्वायर हो चुका है, ठीक है, या फिर हैज़ बीन अलॉटेड सुटेबल प्रीमाइसेज, वो उसको उसके लिए एक सुटेबल प्रीमाइसेज अलॉट कर दी गई है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे तीनों ही कारण, तीनों ही जो ये रीज़न है वो टेनेंट के इजेक्टमेंट के ग्राउंड है। तो हमारा आंसर होगा 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, amongst the following which is not a valid ground of eviction of a tenant by the landlord। लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट के इविक्शन का कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, द टेनेंट इज नॉट ओनली यूजिंग एंड ऑक्यूपाइंग द प्रीमाइसेज ऑन अ लेस अमाउंट ऑफ एग्रीड रेंट बट ऑन सेवरल डिमांड्स बाय द लैंडलॉर्ड ही ऑल्सो मेक्स अनटाइमली पेमेंट ऑफ द रेंट एवरी थर्ड मंथ। देखिए, क्या करें कि टेनेंट इज नॉट ओनली यूजिंग एंड ऑक्यूपाइंग द प्रीमाइसेज ऑन ए लेस अमाउंट ऑफ एग्रीड रेंट, जिस रेंट पर एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच उससे कम अमाउंट पर वह यूज कर रहा है, प्रीमाइसेज को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, बट ऑन सेवरल डिमांड्स, कई बार मांगने पर लैंडलॉर्ड के द्वारा वह क्या है, अनटाइमली, एक रेगुलर टाइम पे पेमेंट नहीं करता लेकिन अनटाइमली पेमेंट करता है ऑफ द रेंट एवरी थर्ड मंथ, हर तीसरे महीने पर वो पेमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड ऑप्शन, द टेनेंट हैज़ नॉट यूज द प्रीमाइसेज कंटिन्यूसली फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। टेनेंट ने प्रीमाइसेज को कंटिन्यूसली 6 मंथ के पीरियड तक यूज़ नहीं किया, 6 महीने तक वो प्रीमाइसेज का ताला लगा के कहीं चला गया, ये मानो, तो 6 मंथ्स पीरियड तक अगर वह यूज़ नहीं कर रहा है तो ये इविक्शन का ग्राउंड बन जाता है। थर्ड देखिए, द लैंडलॉर्ड हैज़ बीन रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अवेट द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रीमाइसेज। कि लैंडलॉर्ड को किसी अथॉरिटी के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि प्रीमाइसेज में से ओवर क्राउडिंग को दूर किया जाए, जैसे मान लो कोरोना का टाइम था तो ओवर क्राउडिंग को दूर किया जाए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, द लैंडलॉर्ड requires the premises in order to carry out any building work at the instance of state government or a local authority in pursuance of an improvement scheme or development scheme or because the premises have become unsafe or unfit for human habitation। ये क्या कह रहे हैं कि
लैंडलॉर्ड को रिक्वायरमेंट है उस प्रीमाइसेस को, क्योंकि वो कोई बिल्डिंग वर्क करवाना चाहता है उसमें, और किसके कहने पर, स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के किसी आदेश के द्वारा, कोई इम्प्रूवमेंट स्कीम या डेवलपमेंट स्कीम में, ठीक है। या फिर प्रीमाइसेस जो है वो अनसेफ हो गई है और अनफिट हो गई है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मतलब ख़तरा हो गया है कि कभी भी ये दीवार गिर सकती है, ठीक है, या जो भी चीज़ है, तो ये भी टेनेंट के एविक्शन का ग्राउंड है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आएगा। अब मैं आपको ये वाला बताती हूँ, देखिए ये क्यों आएगा, क्योंकि यह अनटाइमली पेमेंट कर रहा है लेकिन एवरी 3rd मंथ पर पेमेंट कर देता है, जबकि इसमें क्या है कि अगर 4 महीने तक पेमेंट नहीं करता है ना, 4 मंथ्स तक, तो वो इविक्शन का ग्राउंड होता है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट एवरी 3rd मंथ पर कर देता है, ठीक है, तो इसलिए ये इविक्शन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा, ठीक है, नॉट अ वैलिड ग्राउंड ऑफ इविक्शन ऑफ अ टेनेंट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ रिसीव्ड द possession ऑफ रेजिडेंशियल premises अंडर सेक्शन 10 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, within how much period he shall be prohibited from letting out the same to any other person। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड ने किसी रेजिडेंशियल प्रमाइसिस को अंडर सेक्शन 10 उसने ले लिया है, ठीक है, इस एक्ट के सेक्शन 10 के अंडर उसने प्रमाइसिस को रिसीव कर लिया है, अपने किसी जेन्युइन रीजन की वजह से उसने टेनेंट से ले लिया। अब कह रहे हैं कि विद इन हाउ मच पीरियड, कितने टाइम तक उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि वह किसी अदर पर्सन को उसको लेट आउट नहीं कर सकता। तो आंसर होगा 3 ईयर्स। एक बार सेक्शन 10 के अंदर अगर लैंडलॉर्ड खाली करवा लेता है टेनेंट से, तो 3 साल तक वो किसी दूसरे को रेंट पर नहीं दे सकता। सॉरी। क्वेश्चन 39, अंडर सेक्शन 10 of the aforesaid act regarding the right of landlord to recover immediate possession of the premises amongst the following statements, which statement is wrong। ठीक है, मतलब सेक्शन 10 के अंदर जिसमें कि राइट होता है लैंडलॉर्ड के पास कि वो इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकता है प्रीमाइसेस का, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये देखना है। तो देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ लैंडलॉर्ड his widow shall, on a petition being filed in this behalf in the rent tribunal, he be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by her within a period of 1 year from the date of death of her husband। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि अगर किसी कोई लैंडलॉर्ड है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, वो विडो हो जाती है, और वो रेंट ट्रिब्यूनल में अपील लगाती है कि उसकी जो प्रीमाइसेस है उसको रहने के लिए चाहिए, तो उसे खाली करवाया जाए, और हस्बैंड के डेथ के विद इन 1 ईयर यह पिटिशन लगाई जाती है, ठीक है, तो ऐसे में इविक्शन का ग्राउंड बनता है, मतलब ये सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, पिटिशन शैल बी मेंटेनेबल only if the petitioner is not residing in his own premises in the same municipal area। देखिए, पिटिशन मेंटेनेबल कब होगी, जबकि पिटिशनर नॉट रिजाइडिंग, पिटिशनर जब अपनी खुद की प्रमाइसेस में नहीं रह रहा है, सेम म्यूनसिपल एरिया में अपनी स्वयं की प्रमाइसेस में अगर वो नहीं रहता है, तो ये मेंटेनेबल मानी जाएगी। थर्ड ऑप्शन देखिए, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ रिकवर्ड the possession of the premises under section 10 of this act, he shall be prohibited from letting out the same to any other person within a period of 1 year। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1 ईयर नहीं है, देखो मैंने सर्कल भी किया हुआ है इसमें, ये 1 ईयर नहीं है, 3 ईयर तक प्रोहिबिट किया जाता है लैंडलॉर्ड को, ठीक है, 3 ईयर्स तक प्रोहिबिट किया जाता है कि वो किसी दूसरे को लेट आउट नहीं कर सकता, एक बार इविक्ट करवाने के, एक बार इविक्शन हो जाए उसके बाद सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है। फोर्थ देखिए, इफ द लैंडलॉर्ड हैज़ बिकम ए सीनियर सिटीजन, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजीशन अंडर सेक्शन 10 इफ ही फाइल्स द पिटिशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रीमाइसेस। देखिए, यदि लैंडलॉर्ड सीनियर सिटीजन है और वो अंडर सेक्शन 10 रिकवर करने के लिए एंटाइटल है, इफ़ ही फाइल्स पिटिशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ लेटिंग आउट, यदि वह प्रीमाइसेस को लेट आउट करने की डेट से 3 साल के अंदर, 3 साल के एक्सपायर होने के बाद यदि वो पिटिशन फाइल करता है,
तो वो एंटाइटल हो जाता है रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, हमारा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14। A landlord shall, on a petition being filed, shall be entitled to recover immediate possession of a residential premises if he, first option, is or was a member of any armed forces or paramilitary forces of the union। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक लैंडलॉर्ड जब पिटीशन फाइल करता है तो वो इमीडिएट पोजीशन लेने का हकदार होता है, एंटाइटल है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन जबकि वह आर्म्ड फोर्सेस का या पैरामिलिट्री फोर्सेस अथवा यूनियन का, यूनियन की यूनियन मतलब सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स या आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर हो या पहले का भी मेंबर था। सेकंड है इज और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। इज और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ लोकल बॉडीज और स्टेट ऑन्ड कॉरपोरेशन। तो ऐसे तीनों ही केसेस में वह एंटाइटल होगा इमीडिएट पोजीशन लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लैंडलॉर्ड शैल ऑन ए पिटीशन बीइंग फाइल्ड शैल बी एंटाइटल्ड to recover immediate possession of a residential premises if he is or was a member of any armed forces or paramilitary forces of the union, or if he is or was an employee of central government or the state government or local bodies or the state owned corporation, provided such landlord files the petition, option first, within a period of 1 year prior to or subsequent to date of retirement, second within a period of 1 year from the date of commencement of this act or within a period of 1 year subsequent to the date of his retirement, whichever is latter। थर्ड ऑप्शन देखिए, ए डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए landlord who was a member of any armed force or paramilitary force of the union and has died during the course of his employment shall, on a petition being filed in this behalf in the rent tribunal, be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by him within a period of 1 year after the death of such member और विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच एवर इज लेटर। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सारे ही इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इफ एनी टेनेंट इज डिस्पोजेस्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइसेज विदाउट हिज कंसेंट अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, he may, within from the date of knowledge of such disposition, file a petition before the rent tribunal for restoration of possession thereof। ये क्या करें, यदि कोई टेनेंट को लैंडलॉर्ड के द्वारा डिस्पोजेस किया जाता है किसी रेंटेड प्रीमाइसेस से, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना डिस्पोजेस किया जा रहा है और अदरवाइज देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब गैर कानूनी तरीके से उसको निकाला जाता है। ही में विदिन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजिशन, जिस दिन से उस टेनेंट को अपने डिस्पोजेस होने की नॉलेज हुई है, पता चला है, उससे कितने दिन के अंदर वह एक पिटीशन फाइल कर सकता है बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, कि वो पोजीशन को रिस्टोर कर सके। तो 30 डेज के अंदर, ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन है 30 डेज के, मतलब जिस दिन से उसको पता चला है उससे 30 डेज के अंदर वो अपना एक पिटीशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, कि कब एक पर्सन एलिजिबल हो जाता है कि उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है व्हेन ही इज ए मेंबर ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विस नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, जबकि वह आरजेएस का मेंबर हो, मतलब आरजेएस सेलेक्टेड बंदा हो, ठीक है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज की रैंक से सीनियर डिवीजन सिविल जज की रैंक से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कौन एम्पावर्ड है? हाई कोर्ट। ठीक है, हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 45, हु शैल कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल्स एंड एट सच प्लेसेज एज डीम्ड नेसेसरी बाय ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल to be appointed as presiding officer of appellate rent tribunal unless he is a member of Rajasthan Higher Judicial Service having not less than experience as such। आंसर 3 years। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा एज अपॉइंटेड एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कोई भी एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करने के लिए वह कब तक एलिजिबल नहीं होगा? अनलेस ही इज ए मेंबर ऑफ राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज। वह राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज का एक तो सेलेक्टेड बंदा हो और उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 3 years से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पूछा है कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट होने के लिए। तो राजस्थान हायर जुडिशियल का तो बंदा होना चाहिए और 3 साल से कम का, 3 years से कम का नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस, कम से कम 3 years। नेक्स्ट देखिए, विद इन हाउ मच पीरियड एन अपील में बी प्रेफर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल बिफोर द एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल। देखिए कितने टाइम पीरियड के अंदर एक अपील प्रेफर की जाती है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल का फाइनल ऑर्डर आया, ठीक है, उसके कितने दिन के अंदर एक अपील प्रेफर की जाएगी एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल में? तो आंसर होगा हमारा 60 days, ऑप्शन नंबर 2। मतलब जब रेंट ट्रिब्यूनल का फाइनल ऑर्डर आ चुका है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, अंडर सेक्शन 19 of this act against the decision of the appellate rent tribunal, what shall not lie against its order। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, देखो कि सेक्शन 19 के अंडर अगर कोई अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट अगर कोई जाना चाहता है तो क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं और व्हाट शैल नॉट लाई अगेंस्ट इट्स ऑर्डर, कौन सा प्रोविज़न इसमें नहीं है, क्या चीज़ हम नहीं कर सकते। तो देखिए अपील, रिवीजन, रिव्यू और रिट पिटिशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 and 4, 6 नंबर का ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो हम अपील कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इसमें 3 and 4 इसमें नहीं आएंगे, रिव्यू और रिट पिटिशन नहीं किया जा सकता, अपील लग सकती है और रिवीजन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट मेथड और मोड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। मतलब रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का मेथड या मोड क्या है? ठीक है, फर्स्ट है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी। ठीक है, सेकंड है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी। थर्ड ऑप्शन देखिए अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ द अपोजिट पार्टी। और फोर्थ है बाई ऑल द अफोरसेड मेथड और एनी वन ऑफ द मेथड। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ के सारे ही मेथड्स यूज कर सकते हो और उनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या मेथड है। तो आप प्रॉपर्टी को अपोजिट पार्टी की प्रॉपर्टी को, वो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसको आप अटैचमेंट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, पर्सन का अरेस्ट कर सकते हैं और डिटेंशन कर सकते हैं, और उसके एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को आप सीज करवा सकते हैं। ठीक है, अटैच करवा सकते हैं।
तो आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच मेथड कैन नॉट बी अडोप्टेड टू एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, कौन से मेथड को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्ट देखिए, अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी नेशनलाइज बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए ये तो कर सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, नेशनलाइज बैंक का कोई एम्प्लॉय है या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसकी सैलरी को और अलाउंस को आप अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो इसमें क्रिमिनल का प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड है अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज कमिश्नर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आप कर सकते हैं कि किसी भी एडवोकेट को एज ए कमिश्नर अपॉइंट करवा सकते हैं। और फोर्थ है डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रेमाइसेज टू द एप्लीकेंट, प्रेमाइसेज के पोजीशन की डिलीवरी एप्लीकेंट को देना। तो आप कौन सा इसमें नहीं कर सकते, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप सब कर सकते हैं, किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए कमिश्नर और एप्लीकेंट को प्रेमाइसेज के पोजीशन की डिलीवरी देना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, regarding the rent tribunal and the appellate rent tribunal, amongst the following statements which statement is false। false statement आपको देखना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, any proceeding before the rent tribunal or appellate rent tribunal shall deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code। क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसीडिंग जो कि रेंट ट्रिब्यूनल और एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा की जाती है, के सामने की जाती है, वह एक जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 196 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेकंड देखिए, रेंट ट्रिब्यूनल और एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी क्रिमिनल कोर्ट under the Criminal Procedure Code 1973 for the purpose of arrest, detention and punishment। ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये जो हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और इसको सिविल कोर्ट के तौर पर माना जाता है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं माना जाएगा, नॉट डीम्ड टू बी ए क्रिमिनल कोर्ट। ओके, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हुआ। थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए आप, रेंट ट्रिब्यूनल और एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये वाला आपका सही है। ठीक है, इसको एक सिविल कोर्ट माना जाएगा सेक्शन 195 के पर्पज के लिए एंड चैप्टर 26 ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ऑप्शन 4 देखिए, regarding the subjects enumerated under section 21 subclause 3 of Rajasthan Rent Control Act, these tribunals shall have the same powers as are vested in a civil court under the Civil Procedure Code 1908। ठीक है, तो ये हमारा सही है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 21 सबक्लॉज 3 में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से ट्रिब्यूनल्स को सिविल कोर्ट के बराबर पावर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 52, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस बाय रेंट ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट दे शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 while trying a suit or an appeal in respect of following subjects। देखिए फर्स्ट है, सब मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझा देती हूँ एक बार। रेंट ट्रिब्यूनल और एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के देखिए रेंट ट्रिब्यूनल और एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए दे शैल हैव सेम मीनिंग, दे शैल हैव सेम पावर्स, उनको पास वही सेम पावर होती है जो कि सिविल कोर्ट में होती है अंडर CPC 1908 वाइल ट्राइंग ए सूट और एन अपील, जबकि वो किसी सूट और अपील को ट्राई कर रहे होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। देखिए फर्स्ट है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो रेंट
ट्रिब्यूनल और एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल दोनों ही पर्सन को समन भेज सकती हैं और किसी पर्सन को इन्फोर्स कर सकती है कि वो अपनी अटेंडेंस दे कोर्ट में, और एग्जामिन कर सकती हैं ओथ पर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। सेकंड ऑप्शन है रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और थर्ड है रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन का रिव्यू कर सकती हैं। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 21 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट व्हाट पावर्स आर नॉट वेस्टेड इन द रेंट ट्रिब्यूनल एंड एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल। कौन सी पावर्स हैं जो कि सेक्शन 21 के अंदर वेस्ट नहीं की गई है। ठीक है, फर्स्ट है आफ्टर फ्रेमिंग सर्टेन इश्यूज सेंडिंग देम फॉर डिटर्मिनेशन टू द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। देखिए ये रॉन्ग है, क्योंकि जो कोर्ट, जैसे जो भी ट्रिब्यूनल है, रेंट ट्रिब्यूनल या एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जो भी इश्यूज फ्रेम कर रही है ना, वो खुद ही कॉम्पिटेंट मानी जाती है। कॉम्पिटेंट कोर्ट ही इश्यूज फ्रेम कर रही है और उसको डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है कि इशू फ्रेम पहले किए जाए और उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास भेजा जाए। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट है जो कि इशू फ्रेम कर रही है, तो वो खुद ही अपना जो भी फाइनल डिसीजन है, डिटर्मिनेशन है, वो डिसाइड करेगी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसमें रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए, मतलब कि फर्स्ट वाली जो पावर है वो नहीं है। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए या विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करना। ठीक है, ये सही है हमारा। डिसमिसिंग पिटिशन को डिसमिस कर देना फॉर डिफ़ॉल्ट, और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी एंड सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिशल ऑफ एनी पिटिशन फॉर डिफ़ॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी। ये भी सही है कि किसी भी अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया किसी पार्टी ने तो डिसमिस कर देंगे पिटिशन को, या एक्स पार्टी डिसाइड कर देंगे। एंड सेट असाइड एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, कोई डिसमिसल का ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है, फॉर डिफ़ॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑन रिकॉर्ड लेना, तो यह भी कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है कि आफ्टर फ्रेमिंग सर्टेन इशूज सेंडिंग देम फॉर डिटर्मिनेशन टू द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, ये पावर रेंट ट्रिब्यूनल और एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल को नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। यहाँ हमने 53 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी मैं। तब तक आप लगे रहिए। थैंक यू।